क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स और ब्रैकेट क्लोज करते हुए डॉट डी एक्स है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लेट करना है। लेट इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, और डॉट डी एक्स आ गया। अब स्क्वायर रूट जो है एक रेडिकल वैल्यू पावर में आती है, तो आपने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है, जजर से फ्रैक्शन में। तो ये आपकी हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर पावर 1 डिवाइड बाय 2 प्लस करते हुए इसी तरह से ये नीचे भी आपकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगी और ब्रैकेट उसी तरह से लगा दें डॉट डी एक्स। जस्ट हमने स्क्वायर रूट जो है उसको फ्रैक्शन में लेके आए हैं। नेक्स्ट हमने और मजीद सिंप्लीफिकेशन की, तो एक तो एक्स की पावर 1/2 है ही है, प्लस करते हुए ये वाली पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और डॉट डी एक्स लगा देंगे। और इसके बाद हम दोनों पर सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 2 पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, और प्लस करते हुए सेकेंड वैल्यू जो है वो एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय 2, इसके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सही हो गया। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, अब आपको पता है कि जो काम मैंने आपको बताया हुआ है रफ वर्क में करने के लिए, आपने बेस का डेरिवेटिव मस्ट लेना है। बेस अभी तक एक्स चल रही है तो 1 है, जब तक एक्स चल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 2x आ जाए या 2x के अलावा कोई और वैल्यू 2x² या कुछ भी आ जाए, ऐसे केस में फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तब आपको इसलिए ये रफ वर्क को अपने रूटीन में रखना है कि आदत बना लें, ताकि आप ये काम इजीली कर सकें। ठीक हो गया। अब इसके साथ ये कि बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब आगे कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको, वो आई थिंक 7.2 में ही मिलेगा। बाकी देखते हैं, शायद इसमें भी कोई एक आध आ जाए। अब यहाँ पर बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर में आपने एक ऐड किया, सारी की सारी पावर आपने वही ऐड की हुई डिवाइड करनी है, प्लस सेम एज इट इज यहाँ भी आपने पावर में एक ऐड किया और वही पावर आपने नीचे डिवाइड भी की और प्लस सी लगा दिया। अब रफ वर्क में हमें पावर्स को भी तो सोल्व आउट करना है ना। तो एक आपके पास पावर है 1 डिवाइड बाय 2 और उसमें आपने +1 किया। वैसे तो सिंपल आप इसको कर सकते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो साइड पे +1 है, तो 2 × 1 = 2 और ऊपर वाला 1 ऐड कर दें, ठीक है। बाकी एलसीएम इज द बेस्ट। आप नीचे दोनों का देखें, 2 × 1 = 2 एलसीएम आ गया और अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 × 1 = 1 + 1 × 2 = 2, तो ये आपका एलसीएम 3 डिवाइड बाई 2 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यू का भी एलसीएम लेना है, वो -1 डिवाइड बाई 2 + 1 है, ठीक है। -1 डिवाइड बाई 2 + 1 करते हुए 1 नीचे आप खुद लगा दें, एलसीएम ले लें, तो 2 × 1 = 2 तो एलसीएम हो गया -1 × -1, ठीक है, और प्लस आपके पास 2 1 1 2 2 हो जाएगा। तो 2 में 1 माइनस किया तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जस्ट ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी। अब वापस आप क्वेश्चन में आ जाएं और आप यहाँ देख सकते हैं एक एक्स की पावर, आप इसका एलसीएम बनता है 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और नीचे भी आपका यही 3 डिवाइड बाई 2 रहेगा। फिर प्लस करते हुए दूसरी वैल्यू आपने देखी है कि हमारे पास बनती है 1 डिवाइड बाई 2, जो एलसीएम लेने के बाद पावर की वैल्यू बन रही है, तो ये पॉजिटिव 1 डिवाइड बाई 2 जो कि नीचे जाके 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और प्लस आपका 3 लग जाएगा। अब नीचे जो फ्रैक्शन में 2 है, या मल्टीप्लीकेशन के तौर पर ऊपर लेके आए, यानी ये वैल्यू उलट जाएगी, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 2, और प्लस में ये आपका 2 रहेगा, ऊपर जाके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/1 है ना, ठीक है, और एक्स की पावर 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा। आप इस 1 डिवाइड बाई 2 जो है पावर को स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक में यही आंसर है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटेग्रल ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर m डॉट डी एक्स। कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं, ठीक है। ए एक्स की पावर n है प्लस बी एक्स की पावर m और इसके साथ ही डॉट डी एक्स है। अब आपने इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करनी है, तो इंटेग्रल ए एक्स की पावर n डॉट डी एक्स कर दें और प्लस में इंटेग्रल ई एक्स की पावर m डॉट डी एक्स कर। सिंपल सी बात है ना। इसके बाद अब आपने इंटेग्रल
के शुरू में कांस्टेंट ले जाने हैं, यानी ये कांस्टेंट जो होगा ए के इंटीग्रल के शुरू में चला जाएगा और एक्स की पावर को इस तरह लिख लें और डॉट डी एक्स कर लें। अभी हम इस पर पावर रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिर बी कांस्टेंट को भी इंटीग्रल के शुरू में ले गए, एक्स की पावर एम और डॉट डी एक्स कर दिया। रफ वर्क में आप आ जाएं तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1। यहाँ पर आप देखें तो अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना। आपने क्या करना है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर मुश्किल। आपने इस x की बेस की जो पावर है ना उसमें एक ऐड किया, यही पावर आपने डिवाइड कर देनी है, सेम एज इट इज ये कांस्टेंट b वैसे ही आ गया। अब इस x की पावर m का जो इंटीग्रेशन है उसमें आपने x की पावर m में एक ऐड किया, यही सारी पावर आपने डिवाइड की और प्लस आपने c लगा देना है। सही हो गया। अब जस्ट हमने इसका आंसर बनाना है, इस तरह से बनेगा। ये आपका आ जाएगा a डिवाइड बाई n प्लस 1 और इसके साथ ही x की पावर n प्लस 1 आ जाएगी। फिर आपका प्लस b डिवाइड बाई m प्लस 1 आ जाएगा। एक का n प्लस 1 है, एक का m प्लस 1 है, इसमें x की पावर हो जाएगी m प्लस 1 और प्लस आपका c आ जाएगा। तो सिर्फ आंसर देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तो आंसर सिर्फ टैली करना रह गया है। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर देख लीजिएगा, इस तरह ही रहे या एक्स ऊपर ही रहे, एक ही चीज़ है, एक्स साथ लगा दें, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हो गया। ऊपर वाला आंसर भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन का आंसर है, ये नीचे वाला भी आंसर है, कोई भी आप लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2, इंटेग्रल tan स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये टेंजेंट जो है हमारे पास का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट कर लेना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। जैसे कोस स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसकी इंटीग्रेशन फार्मूले को खोले बगैर नहीं हो सकती, एंड करना पड़ा हमें, ठीक है। तो उसकी की एक और वैल्यू थी, उससे लेट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि हम tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी डेरिवेटिव के आंसर में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे कि जब आप डेरिवेटिव लेते थे टेंजेंट का, ठीक है, तो वो आपके पास आंसर सीकन स्क्वायर आता था। सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है, मैं आपको अगेन यहाँ पे एक ही लाइन में बता देता हूँ। जब आप टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लेते थे आपके पास वैल्यू आती थी सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जबकि टेंजेंट खुद नहीं आता किसी में, आपने यहाँ पर इसको लेट करना है। मैं आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखवाऊंगा। आपने लिखना है tan स्क्वायर एक्स जो होता है इक्वल होता है सीकन स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको ये फॉर्मूला चूज करना है, इस फार्मूले को चूज कर लें, अपने क्वेश्चन में आ जाए इंटेग्रल tan स्क्वायर की जगह पर आपने सीकन स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट करना है, हो गया, और डॉट डी एक्स लगा दें। अब आप देख सकते हैं कि अगर चूंकि tan का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर होता है तो सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होगी रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है। tan का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर एक्स, सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, ये हम चूज करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो सीकन स्क्वायर एक्स, रुकिएगा यहाँ पे फिर राइटिंग का इशू कर देता है। सीकन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स अलग कर दें और माइनस करते हुए इंटेग्रल 1 डॉट डी एक्स अलग कर दें। पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 1 डॉट डी एक्स जो होता है ये आपका x प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर x का डेरिवेटिव 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x हो। इसी तरह से tan का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर एक्स, तो सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होती है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल उलट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आते हैं सीकन स्क्वायर और ये एक्स एंगल है, इसका डेरिवेटिव तो 1 ही है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। और अब सीकन एंगल स्क्वायर है तो आपने देखा कि इसका जो इसकी इंटीग्रेशन होती है वो होती है टेंजेंट एक्स, ठीक है, माइनस हो गया। 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो एक्स होती है, और लास्ट में हम प्लस सी लगा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है, आपने मार्कर के साथ क्वेश्चन लिख लेना है। पेपर में क्वेश्चन का रेफरेंस जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पर मौजूद है, अगर लेट्स सपोज ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आपने लिखना है 29 और इस क्वेश्चन को मार्कर के साथ लिखना है 29 समेत, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने ब्लू बॉल पेन के साथ आपने यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख दें, अगले स्टेप से फिर आप क्वेश्चन को लिखें ताकि मार्कर के बाद भी क्वेश्चन रीडेबल हो सके, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म देखनी है कि यह है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। चूंकि मैं आपको बता दूं यहाँ एक रूल यूज हो रहा है जिसे रूल नंबर 2 कहते हैं। रूल को समझिएगा। रूल कहता है हमें कि इंटेग्रल हो जाए, ठीक है, ऊपर एफ प्राइम ऑफ एक्स, ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे खुद आ जाए, एफ ऑफ एक्स नीचे हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो और डॉट डी एक्स आ जाए, तो यहाँ हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इस तरह लिखते हैं और प्लस सी लगा देते हैं। समझ लगी आपको? बिल्कुल सिंपल सा रूल है। बट अब ये देखिए क्या जो ये कह रहा है वो मौजूद है या नहीं। क्या नीचे एफ ऑफ एक्स जो है जो वो हमारे पास, ऊपर आप लिख रहे हैं रफ वर्क, एक सेकेंड रुके, थोड़ा सा डाउन करते हैं, ऊपर से टच का इशू है, ठीक है, रफ वर्क कर देते हैं। तो उसके बाद आपने इसको इसी तरह से हल्की सी लाइन लगा दें। ये पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, ऐसे ही पेपर आपने सोल्व करना है, रफ वर्क भी करना है। एफ ऑफ एक्स में आपके पास क्या है, यानी इसकी जगह पर आपके पास ये वैल्यू ऊपर वाली ये आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फार्मूला मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ और डिफरेंट कलर से लिखा ताकि आप मैच कर सके। अब आपने इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स जिसे आप डेरिवेटिव बोलते हैं, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऐसे बनेगा, पहले आपने एक्स स्क्वायर का लिया तो पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जो कि 2 - 1 की तो 1 ही हो गई, और प्लस 1 का आपका कांस्टेंट 0 हो गया, 2x बन रहा है। तो कमी किस चीज़ की है हमारे पास, यहाँ पे 2 की कमी है। आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे 2 की कमी है, 1 डिवाइड बाई 2 भी लगा देते हैं, इंटेग्रल में 2x लगाना है। ये जो 2 का इजाफा किया है ये 2 से हमने कटिंग भी कर दी है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डॉट डी एक्स। अब मुझे बताएं ये जो रेड कलर में रूल लिखा है कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एफ ऑफ एक्स है, ऊपर 2x जो है ये प्राइम ऑफ एक्स है, साथ डॉट डी एक्स भी आ गया। क्या अब हम इसको नेचुरल लॉग में ले जा सकते हैं? डेफिनेटली। अब आप इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस आपने सी लगा देना है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई क्यूरी है आपकी या कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे साथ फिजिकली जो है, अगर आप लाहौर में हैं तो फिजिकल लेक्चर भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन इस तरह का है कि वो आप वीडियो चैट में पूछना चाहते हैं और व्हाट्सएप के वीडियो सेशन के अंदर भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो सेशन में ऐसा होगा कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। व्हाट्सएप में आजकल एक फैसिलिटी दी गई है स्क्रीन शेयरिंग की, तो वहाँ पर मैं आपको उस क्वेश्चन को या जो भी इश्यूज हैं वो रिजोल्व करवा दूंगा। ठीक हो गया? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंटेग्रल 1 डिवाइड बाई टी क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 2 और इंटू डॉट डी टी आता है होल का जो है। अब सबसे पहले उसी तरह से हम लेट कर लेंगे इंटेग्रल 1 डिवाइड बाई टी क्यूब ब्रैकेट शुरू करते हुए, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 2 डॉट डी टी। देखिए हमें क्या करना है, सेपरेटली सबके ऊपर अलहदा से इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा इंटेग्रल 1 डिवाइड बाई टी क्यूब डॉट डी टी कर लें, प्लस 1 डिवाइड बाई इंटेग्रल में 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डॉट डी टी, ठीक है, और माइनस में इंटेग्रल 2 डॉट डी टी। अब अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि ये वैल्यूज सारी की सारी बेस ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर जाकर इस तरह से t का आपकी पावर हो जाएगी माइनस में 3, ठीक है ना, डॉट डी टी, और प्लस इसी तरह ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटेग्रल, मैं आगे दोबारा लिखता हूँ इसको, इंटेग्रल आ जाएगा आपका, और ये t की पावर ऊपर जाके माइनस में 2 डॉट डी टी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से t2 कॉन्स्टेंट शुरू में आ गया ना, अंदर वही रह जाएगा आपका 1 डॉट डी टी, और 1 डॉट डी टी को मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि ये विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के। अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो इंटेग्रल 1 डॉट डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, तो इसी तरह से इंटेग्रल 1 डॉट डी
टी होगा तो ये आपका हो जाएगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम तो ये यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो टी है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक हो गया। अब टी इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी टी इंटू टी, वन होगा ना। इसी तरह डी ओवर डी टी इंटू टी वन हो जाएगा। तो आप इसमें पावर रूल सिंपल से इजीली लगा सकते हैं कि -3 में आपने +1 कर देना है। ठीक है, तो इसी पावर को आप डिवाइड में भी ले जाएंगे। मैं दोबारा लिख देता हूँ ये थोड़ी सा ताकि विजिबल हो जाए इस तरह से। और डिवाइड में यही पावर हमने लिखनी होती है। फिर प्लस किया, इसमें भी आप पावर में एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी पावर को आपने नीचे डिवाइड करना है। फिर माइनस में 2 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी है तो टी आ जाएगा, और प्लस में आपका कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सिंपल टी है ना, -3 किया तो आपके पास माइनस में 2 होगा। ठीक है ना, -3 + 1 ऐड तो मतलब करेंगे तो माइनस ही, बट बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लगेगा। नीचे भी आपका आ जाएगा -2, फिर प्लस आ गया, इसका आपका हो जाएगा -1। डिवाइड में भी आप देखेंगे -1 ही है, और -2t आ गया और प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और t को किसी तरह से हमने पॉजिटिव बनाना है। तो आपको पता है कि t की पावर ऊपर -2 है, नीचे जाके प्लस हो जाएगी। माइनस के साइन को शुरू में ले जाएं, ये नीचे वाला -2 का जो है, और 1/2, और ये t नीचे जाके स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस भी प्लस की जगह पे चला गया, और 1/2 वो t नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही माइनस में 2t भी आ जाएगा और प्लस में t भी लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो सिंपली आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल x डिवाइड बाय a प्लस x डॉट dx। देखिए क्वेश्चन डिवीजन में है, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दीजिएगा पाई कर ले लेट, और x डिवाइड बाय a प्लस x लिख लें। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, a प्लस एक्स और डॉट डी एक्स कर लें। पहले तो आप देखें ऊपर पावर क्या है 1 x की, हाईएस्ट पावर नीचे भी। अब दोनों की पावर सेम नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखें, न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, और डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर के ऊपर। हमेशा ये प्रोसीजर रहेगा। 1 के साथ करेंगे तो x यानी a1 द प्लस में a आ जाएगा और x1 द x हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो नहीं था तो इसलिए अलग लिखना पड़ा। ठीक हो गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, ये कट जाएंगे, माइनस में a आ जाएगा। अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब मसला ये होगा कि अब आप इसको लिखेंगे कैसे। देखिए पहले आप लिखेंगे ऊपर वाला ये 1, ये तवज्जो दें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि i इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल भी वैसे ही रहेगा। इसको जब हमने रिजोल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा, पहले आएगा 1, फिर आप माइनस लिखेंगे, और ये a जो है ना इसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे डिवाइड में आप ये a प्लस एक्स लिखेंगे। इस तरह आपने फॉर्म बनानी है, और डॉट डी एक्स लिखना है। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से आपने इसको प्रॉपर से प्रॉपर बनाना है, और फिर ये फॉर्म बनेगी। आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दें, सो इंटीग्रल 1 डॉट डी एक्स अलग हो जाएगी, माइनस में इंटीग्रल a डिवाइड बाई a प्लस एक्स डॉट डी एक्स अलग हो जाएगी। a कांस्टेंट है ना सेकंड टर्म में, फर्स्ट में तो आपका इंटीग्रल 1 डॉट डी एक्स ही रहने वाला है, माइनस a को भी बाहर निकालें कांस्टेंट को, और 1 डिवाइड बाई a प्लस एक्स डॉट डी एक्स लिखें। ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे बता दूं आपको कि इंटीग्रल में 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बोला जाता है। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट लगता है। आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की बेस पर हमारे पास 1 ओवर a प्लस एक्स यही रहेगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव देखें ना, तो इसका होल का बेस का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 1 ओवर 0 प्लस 1 ओवर एक्स, और इसकी पावर नेगेटिव में तो जा नहीं सकती ना, तो इसमें ये इसके इक्वल होती है। ये रूल याद रखिएगा। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगी, माइनस a वैसे ही रहेगा। ये सारी की सारी वैल्यू आपने आंख बंद करके देखें, जब भी कोई x में वैल्यू आ जाए, या इंटीग्रल 1 ओवर a प्लस एक्स भी आ जाए डॉट डी एक्स में, तो आपने आंखें बंद करते हुए यहाँ पर इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, सही हो गया। तो ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और यानी कि a प्लस एक्स आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट लग जाएगा।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इस तरह से आप। नंबर 15, evaluate integral e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x डॉट dx। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं इंटेग्रल, ठीक है। इंटेग्रल को मैं थोड़ा सा सही लिखता हूँ, ये कभी कभार बस कर देते हैं। इंटेग्रल आपका आ जाएगा यहाँ पर e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x, ठीक है, और डॉट में आ जाएगा dx। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, चूंकि हम जानते हैं इंटेग्रल में e की पावर x डॉट dx जो है वो e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ही रहती है, मगर क्योंकि इसके साथ 1 होता है इसलिए इसकी बेस पावर क्या है, इसकी पावर x है ना, x का डेरिवेटिव क्या है 1 होता है ना, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कहें कि इंटेग्रल में e की पावर nx है, तो इस केस में इसके साथ n का होना जरूरी है, डॉट dx हो तो आपका यहाँ पर e की पावर nx प्लस कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर n नहीं लगा हुआ था तो फिर मुझे यहाँ पर 1/n भी लगाना पड़ेगा, फिर n से कटेगा, लगाया भी है और खत्म भी किया है। अब यही कंडीशन यहाँ पर होगी कि हम इसकी इंटेग्रल सेपरेट करने वाले हैं, e की पावर 3x डॉट dx, ठीक है, प्लस फिर इंटेग्रल में आ जाएगा e की पावर 5x डॉट dx। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दो वैल्यूज के लेने हैं, पहले तो 3x का डेरिवेटिव लें, क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 1, तो आपको 3 मिल जाएगा। एक तो हमें 3 की जरूरत है, यहाँ पर 1/3 खत्म भी करेगा और e की पावर 3x के साथ इसका पावर का डेरिवेटिव भी लगेगा, प्लस अब सेकंड वाले के लिए आपको यहाँ पर डेरिवेटिव की जरूरत है 5x के लिए, हमें तो 5 भी नहीं मिला हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 5 भी कॉमन लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज हो गई ना, दोनों वैल्यूज के लिए अब यहाँ पर आप 1/5 लगा के और इंटेग्रल e की पावर 5x के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लाई भी करके डॉट dx कर ले, सही है। तो यहाँ पे देखें 1/3, अब तो आप e की पावर 3x बड़े आराम से लिख सकते हैं डेरिवेटिव में भी, उसमें सॉरी इंटीग्रेशन के बाद इंटेग्रल खत्म हो गया, प्लस अब 1/5 करते हुए e की पावर 5x और प्लस आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। मैंने आंसर चेक किया आपका बुक में, बिल्कुल सेम यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं। अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, का पार्ट नंबर 1 इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x डॉट dx है। टाइप 2 इट मीन टाइप 1 2 3 जितनी भी टाइप्स है ना इंटीग्रेशन की, अगर पेपर में आ जाती हैं, इट मीन सब्सटीट्यूशन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके होंगे, आप क्वेश्चन के बारे में समझिएगा, आपने ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज में भी किया है, लेकिन वहां पर आपने रूल्स फॉलो किए थे। तो ये क्वेश्चन हर तरह के मेथड से, अगर वो आपसे पूछता है रूल्स से करो, अगर वो आपको कहता है टाइप 2 से करो, अगर वो आपको कहता है क्वेश्चन सोल्व करो, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जो आपको आता है उससे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइप का जिक्र कर दिया है तो फिर आपको टाइप से करना पड़ेगा, इट मीन सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लें इंटेग्रल, क्वेश्चन आपने मार्कर के साथ लिखना है, नीचे आपने बॉल पेन के साथ क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देना है। अभी पहला स्टेप लिखा है, इसके बाद अब हम स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए इंटेग्रल, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 डिवाइड बाय x डॉट dx। हो गया ना। इतना काम करने के बाद हम करेंगे रफ वर्क। रफ वर्क में आपने यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ना, इसको एवेलुएट कर लेना है। अभी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1 है, कुछ ना वो पावर तो 1 होती है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना है, t को आपने एवेल्युएट करना है नेचुरल लॉग ऑफ x से, फिर उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू आप x ही करेंगे ना डेरिवेटिव, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। यूँ आपको पता चलेगा कि डी टी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई x हो, सही हो गया। तो डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स, इधर डी एक्स डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली और ये वाली वैल्यू आपको चाहिए है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो हमने लेट किया था टी के साथ, तो इसकी पावर कितनी है 1, और 1 डिवाइड बाई एक्स डॉट डी एक्स किसके बराबर है डी टी के, तो डॉट डी टी आ गया, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 1। अब आपने क्या करना है, आपने t की पावर में एक ऐड किया, पावर आपने डिवाइड कर दी, प्लस c लगा दिया, सही है। t किसके इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x के,
अब आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, 1/2 हो गया, टी की जगह पे आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हैं, और इसकी पावर में आपने वही 1 + 1 2 हो गई है, प्लस सी लगा देना है। बात को समझ लीजिएगा। इसका अगला स्टेप भी एक है जो ये है, ये देख लें, ये करने की जरूरत है कि नहीं वो आप खुद समझ लें, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ रहा है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में ये बार आप लगाना चाहें लगा दें, नहीं तो ना लगाएं, मैंने पहले बताया था कि मुझे आदत हो चुकी है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ और मैं इसका रेफरेंस ढूंढ देता हूँ। अगर हम 5.3 या 7.3 जो पिछला चैप्टर था, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपने शायद के कहीं किया है, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में शायद किया होगा या नहीं किया, तो मैं अभी करवा देता हूँ। आई थिंक नहीं है, ठीक है ना। चले नहीं किया तो मैं आपको सिंपल वे में भी करवा देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लिख देख लूँ यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगेन लिख देते हैं, लेट आई, और दूसरा मेथड आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स का इंटेग्रल डॉट डी एक्स। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये सिंपल है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, इसके साथ 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने देखना है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनता है 1/x, सिंपल देख लें। तो आपने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर में एक ऐड किया, वही डिवाइड किया, प्लस सी लगा देखा आपने बात को। यहाँ इतना कर लें, यहाँ ऐड करके ही कर देते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभार गलती होती है, और मैंने भी पीछे गलती की थी, तो गलती नहीं करनी हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो सब्सटीट्यूट से टी लेट किया था। मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप दोनों रखें, दोनों इसलिए कि अगर पेपर में सब्सटीट्यूट पूछता है, वैसे शॉर्ट में मुश्किल ही है कि सब्सटीट्यूट पूछे टाइप 1 2, मैं बाकी इस पर डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको ये दोनों ही मेथड आसान लगेंगे, दोनों इजी हैं। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। पार्ट 1 है इंटेग्रल कॉस इनवर्स एक्स, और उसके नीचे डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आप लेट कर लें, मैं एक सेकेंड रुकिएगा, कलर चेंज कर लूँ। लेट आपने करना है इंटेग्रल कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, रफ वर्क में आ जाएं। यहाँ पर आपने cos इनवर्स x को t लेट कर लिया, ओके। अब ये आपका x इधर ही रहेगा, जबकि cos उधर चला जाएगा t के साथ, ठीक है। तो जहाँ तक अभी हमने काम किया है वो साथ साथ फीड करते जाएंगे। इंटेग्रल cos इनवर्स को आपने चेंज किया t के साथ, ये तो ठीक हो गया फ्रैक्शन में। अब हमारे पास एक वैल्यू और आ गई है कि हमने x की वैल्यू भी ढूंढ ली है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा cos t का होल स्क्वायर। अब रह गया तो सिर्फ dx। अब हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि उस तरफ t है, इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी इंटू कॉस टी, रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया, तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी हो गया इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी आ जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया ना, सिंपल सिर्फ इतना ही रहता है। और डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस में साइन टी, और इसके साथ डॉट डी टी आ जाएगा। इट मीन कि आपने डी एक्स की वैल्यू भी ढूंढ ली है, डी एक्स अपने साथ माइनस साइन टी और डॉट इसके बाद डी टी रखता है। ये आपने यहाँ पर लाइन लगा देनी है, ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा, ये भी आपने करना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, यहाँ आपके पास वैल्यू बनती है इंटेग्रल में, ऊपर टी है डिवाइड बाय नीचे 1 माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, बेसिकली कोस स्क्वायर टी है, तो ऊपर स्क्वायर रूट भी है जो कि अभी आप देखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन टी, और डॉट आ जाएगा यहाँ पर आपका डी टी, सही हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि मजीद ये हो जाएगा इंटेग्रल टी डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, चूँकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये फार्मूला है, जो जो फार्मूला यूज़ होगा मैं साइड पे आपको लिखवाता रहूँगा। ये आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये टी है तो टी आएगा, स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन टी, डॉट आपका आ जाएगा डी टी,
यहाँ आप देखेंगे कि साइन टी अगले स्टेप में काटते हैं, माइनस भी शुरू में ले जाएंगे ना तो और शॉर्ट हो जाएगा। दैट आई इज इक्वल टू आपका माइनस शुरू में चला गया, इंटेग्रल टी आ गया, नीचे आपके पास डिवाइड में साइन टी है, यहाँ भी आपके पास साइन टी है, माइनस तो बाहर चला गया, डॉट डी टी। ये साइन टी, ये साइन टी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास सिंपल फॉर्म में माइनस में इंटेग्रल टी डॉट डी टी आ गया, टी की पावर 1 है, इसके साथ बेस का डेरिवेटिव आ गया, तो ये आपका बन जाएगा माइनस में टी की पावर में आपने एक ऐड किया, पावर डिवाइड कर दी, प्लस कांस्टेंट लग गया, आई इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2t स्क्वायर प्लस सी आ गया। अब t की वैल्यू जो आपने वैल्यूएट की थी वो है आपके पास कोस इनवर्स x, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, -1 डिवाइड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर में आ गई और प्लस सी। ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, आंसर टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला -1 डिवाइड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स की पावर होल स्क्वायर में प्लस सी आ गई। ये था टाइप सी का क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको मैं एक और बात बता दूं, इसका भी आसान वे है। और अल्टरनेटिव मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड ये आता है कि आपके पास है इंटेग्रल। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर से गौर से देखिए, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये मैंने टेक्स्ट बुक से दोबारा क्वेश्चन लिखा, ठीक है, पीछे जाने से फिर ढूंढना पड़ेगा। अब आपने पहले फॉर्म बना लेनी है, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको एक सिंपल बात बता दूँ, अगर आपको फार्मूला आता है तो ये आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया? इतना करने के बाद बल्कि उल्टा लिख दिया, कोज इनवर्स इधर लिखना है आपने, ठीक है ना। उल्टा ऐसे है कि आपको कोज इनवर्स को समझना है, जिसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसके साथ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि नेगेटिव में होता है। यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव कोज इनवर्स एक्स का होता है -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको याद करना है। और अगर इसके साथ देखा जाए तो माइनस आपको लगाना है बस, तो आपकी कंडीशन पूरी हो गई। फिर आपने क्या किया, कोस इनवर्स एक्स की पावर में एक ऐड किया, पावर आपने डिवाइड की, ठीक है ना, और प्लस आपने सी लगा दिया। तो देखें वही आंसर आ रहा है पर थोड़ी सी लाइनों में। तो वो था सब्स्टिट्यूट पार्ट सी। तो आप चाहें तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। इसमें क्या करना है कि आप इस तरह से वैल्यू लिखते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि आपको कोशिश तो करनी है कि जो बुक पूछती है टाइप 1 2 3 जो भी है, शॉर्ट में आपने देखा होगा कि उस पर कुछ मेंशन नहीं होता कि टाइप 1 से करें, 2 से करें, जिससे मर्जी करें, ठीक है ना। उसमें तो होता है कि आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, वैल्यूएट करना है, इंटीग्रेशन पॉइंट करनी है। चाहे आप इसमें टाइप्स को यूज़ कर रहे हो, चाहे आप इसके अंदर रूल्स को यूज़ कर रहे हो, आपको क्वेश्चन को अवेल्युएट करना। यहाँ मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर टाइप सी पूछा है तो फिर टाइप सी, अदरवाइज टाइप सी को तो कभी देखा नहीं गया। बाकी देखना तो अब आपने टाइप सी टाइप 3 की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 2 3 4 5 6 तक हैं ये। बाकी है कि टाइप्स को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। अगर टाइप लिखा आ रहा है इट मीन सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी हो आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे टी लेट किया, ये जो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया है, लेंथी इसलिए हुआ है कि आप आधा क्वेश्चन शुरू में अलग मेथड से है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके 2 पार्ट्स भी कर दूँ, ठीक है। एडिटिंग में आपको यूट्यूब के ऊपर इन दोनों वीडियोस को सेपरेटली मेथड्स के अकॉर्डिंग मेंशन कर दूंगा। एक मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप्स 3 होगा, दूसरा आपका सिंपल रूल 2 होगा। ये रूल 2 था जो अभी अभी वैसे इसमें जो रूल 1 यूज हुआ है ना, पावर में ऐड और डिवाइड, पिछले क्वेश्चन में रूल 2 देखिए, जो नेचुरल लोग बनाए वो रूल 2 है, जो सिंपल पावर में ऐड और डिवाइड करे वो रूल 1 है। और टाइप 1 2 3 4 5 भी वैसे ही है कि टाइप 1 के अंदर आप सिंपल पावर में मतलब ऐड या डिवाइड जो भी कर रहे हैं वो आपका रूल 1 से रिलेटेड है। और टाइप 2 आपका मोस्टली रूल 2 से रिलेटेड था, 3 में रूल 1 2 मिक्स हो जाते हैं। कोशिश करें कि सब्स्टिट्यूशन को भी समझें और इसको भी समझें, किसी भी तरह से क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह वो इसका जो है वो इसके बारे में ज़रूर आगाह किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। अब ये भी रैशनलाइज के मुताबिक इसमें क्वेश्चन है इंटेग्रल x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट डी एक्स। यहाँ मैं अब देखना चाहूँगा क्या नेचुरल लॉग ऑफ x को इंटेग्रल में सोल्व किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते।
हम नेचुरल log ऑफ एक्स को डेरिवेटिव में ले जाना चाहेंगे। पहले आप इसको लेट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेग्रल एक्स इंटू नेचुरल log ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप फंक्शन 1 और 2 को रिप्लेस कर दें। आप यहाँ पर लिखें इंटेग्रल, पहले फंक्शन 1 नेचुरल log ऑफ एक्स को बना दें और एक्स को सेकंड फंक्शन और डॉट डी एक्स, क्योंकि हम सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते होते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, वहां पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो मैंने अभी बोला है ना, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, तो आप इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पता चलेगा i इज इक्वल टू, ये आपका नेचुरल log ऑफ एक्स रहेगा, जबकि इस x की पावर क्या है 1, इसकी x बेस का डेरिवेटिव भी 1 है, तो आपने इसकी पावर में एक ऐड किया, पावर डिवाइड कर दी। सिंपल इंटीग्रेशन का रूल है। माइनस किया इंटेग्रल, सेम यहाँ पर भी x की पावर तो n है, f ऑफ x है, इस f ऑफ x का प्राइम ऑफ x 1 बनता है, तो आपने इसकी पावर में भी एक ऐड किया, पावर आपने डिवाइड कर दी। और यहाँ चूंकि आप जब इंटीग्रेशन इसमें डेरिवेटिव लेते हैं तो नेचुरल log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय एक्स होता है, ठीक है, और साथ ही डॉट डी एक्स लगा देंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। और ये जो आप स्क्वायर देखते हैं वो यही स्क्वायर है, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम बाद में इसको और सिंप्लीफाई कर लें। तो i इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा नेचुरल log ऑफ एक्स, इसमें आपकी पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, माइनस, अब इस इंटेग्रल के अंदर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी मौजूद है और एक 1 डिवाइड बाई एक्स भी मौजूद है। आपका ये एक एक्स इस पावर को कट कर देगा और डॉट डी एक्स आ जाएगा, ये हो गया ना। अब आगे देखेंगे तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 शुरू में लिख लें, फिर लिख लें नेचुरल log ऑफ एक्स, फिर माइनस, इस वैल्यू में आपने 1 डिवाइड बाई 2 बाहर निकाल लिया, इंटेग्रल में आपके पास आ जाएगा x डॉट डी एक्स। फिर वही बात, इस x की पावर 1 है, f ऑफ x क्या है x, और इसका डेरिवेटिव है प्राइम ऑफ x जो है 1 ही है। सिंपल, आपने पावर में ऐड और डिवाइड करना है, ठीक है, रूल 1 फॉलो किया हुआ है। तो नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ आपने पावर में एक ऐड किया, वही पावर आपने डिवाइड की, प्लस c कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आप लग जाएगा। अब आंसर आने वाला है, तो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नेचुरल log ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 में यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में होते हैं, याद रखिएगा दोनों, तो आप प्लस आ जाएगा सी। अब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बनाते हैं, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नेचुरल log ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं कहीं 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन तो नहीं लिया हुआ, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 का पहला पार्ट है, इसमें आंसर आता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू नेचुरल log ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तब भी आंसर ठीक है, इस तरह से भी आंसर ठीक है। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। 1. Find the value of integral 10 into x plus 3x minus 3x plus 4 की होल पावर क्या है 9 और इंटू 2x माइनस 3 है। मतलब अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटेग्रल 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है हमारी 9 है, और इसके साथ इंटू आ जाएगा 2x माइनस 3 डॉट डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में ले जाएंगे, और फिर इंटेग्रल के अंदर हमारे पास बेस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, और इसकी होल पावर 9 है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2x माइनस 3 है डॉट डी एक्स। हम इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे जिसके साथ पावर है, तो बेस क्या है हमारे पास डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि इसी बेस का साथ डेरिवेटिव होना जरूरी है। क्या यही बेस का डेरिवेटिव है, ये हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर पे अलग से, माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x पे साथ अलग से, और प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 4 जो कि कॉन्स्टेंट है जिसने आखिर 0 हो जाना है। फिलहाल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार मैं अगेन लिखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये विजिबल होना चाहिए ना,
तो ये रहा जी 4, ठीक है। अब यह देख सकते हैं आपके इस पे पावर लाएगा, पावर शुरू में पावर आपने कम करके लिखनी है और फिर डेरिवेटिव आपने लेना है इसकी बेस x का। माइनस में 3 कांस्टेंट शुरू में आ गया और विद रिस्पेक्ट टू x बेस का डेरिवेटिव और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 2 इंटू ये x आ जाएगा, पावर एक कम होगी, x का 1 हो गया, माइनस 3 इंटू ये भी आपका 1 हो गया और प्लस 0। तो वैल्यू आती है 2x माइनस 3। क्या देखिएगा आपके पास, ये देख लें ये वही वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डेरिवेटिव ही है। तो अब आपके लिए इंटीग्रेशन करना और आसान हो गया। आप इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें आपने इसकी पावर में जो पावर वाली वैल्यू है ना उसमें आपने 1 ऐड करना है और उसी पावर को आपने डिवाइड करके, ठीक है, प्लस कांस्टेंट लगा देना है। अब आप इसकी पावर देख सकते हैं कि ये तो 10 है ना, इसके साथ ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, देखिए 10 हो जाएगी। और नीचे भी 9 प्लस 1 अगर आपने किया तो 10 हो गया, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या है, कांस्टेंट c, 10 आपका इस 10 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास इसका जो आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3x प्लस 4, इसकी होल पावर आ जाएगी 10, साथ प्लस कांस्टेंट आ जाएगा और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटेग्रल x की 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर एंगल x की 5 डॉट dx, ठीक है। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल x की क्या है, पावर 4 है इंटू, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर, इसका एंगल जो है वो x की 5 है डॉट dx है। अब आप क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं x की 4 को बाद में भी लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा x, ये सीकेंड हो गया स्क्वायर, एंगल 5x हो गया और साथ ही मैं यहाँ पर x की 4 लिखूंगा और डॉट dx। इसकी रीजन क्या होगी, क्योंकि इसका एंगल देखना है। अगर आप dx और इसको इसकी एंगल को वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एंगल डॉट dx देखते हैं, इसके एंगल का डेरिवेटिव 1 है, तो जी आपके पास टेंजेंट x के इक्वल होगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टेंजेंट x के इक्वल है, तो अब इसके साथ x था तो x का डेरिवेटिव 1 है। अब x की कोई पावर होगी तो उसका भी डेरिवेटिव देखना पड़ेगा ना, तो पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, पावर शुरू में पावर एक आपने कम की और x का डेरिवेटिव 1 हुआ, यानी 5x की 4 आपका इसका डेरिवेटिव है। तो देखिए साथ सिर्फ यहाँ पर x की 4 लिखा हुआ है ना, तो 5 की कमी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय 1/5 कर लेते हैं और सीकेंड स्क्वायर एंगल x की 5 के साथ यहाँ पर 5 की कमी जो पूरी कर ली हमने, 5x की 4 कर लिया, बाहर 5 लिख भी दिया खत्म करने के लिए डॉट dx। लेकिन इसकी कंडीशन मुकम्मल हो गई ना, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट एंगल के। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/5, इसका हो जाएगा यहाँ पर टेंजेंट एंगल x की 5, एंगल की 5 है, ठीक है ना, और प्लस हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसका आंसर देखते हैं जी, 1/5 टेंजेंट x की 5, और ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप लिखते हैं 1/5 और टेंजेंट, और जब आप x के ऊपर 5 लिख रहे होते हैं तो बेसिकली ये एंगल की 5 होती है। लेकिन जब टेंजेंट के ऊपर लिखते हैं तो टेंजेंट की पावर, जैसे सीकेंड के ऊपर 2 है तो ये सीकेंड स्क्वायर है, लेकिन ये टेंजेंट की 5 ही होगा, टेंजेंट एंगल x की 5 है, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 9, फाइंड इंटेग्रल साइन की पावर 9x, यानी साइन 9x इंटू कॉस x डॉट dx है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन की पावर 9x इंटू कॉस x डॉट dx। आपको क्या करना है, आपको इंटेग्रल में साइन x की पावर 9 है ना, तो साइन की होल पावर 9 है बेसिकली, और इंटू कॉस x है डॉट dx। अब पावर किसकी है, साइन की है, साइन के साथ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए तभी पावर को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके साथ एंगल 1 होता है ना, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x होता है और इसकी एंगल x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो साथ cos x मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप इस साइन की पावर में 1 ऐड करेंगे और इसी को डिवाइड करके प्लस कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस तरह से ये आपकी हो जाएगी वैल्यू 1/10 हो जाएगी, और साथ ही साइन की पावर 10 x प्लस कांस्टेंट आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं अभी इसमें आंसर देख भी लेता हूँ, तो बुक में डेफिनेटली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
अच्छी तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट लिमिट 1 to 3, ठीक है, या 3 to 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, और 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 जो है डॉट dx आ जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को लेट करने की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंटेग्रल 1 3 और 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, इसकी जो बेस में क्या डेरिवेटिव बन रहा है 1 प्लस 0, मतलब बेस का डेरिवेटिव 1 ही है डॉट dx। और आपको पता है कि इंटेग्रल में 1 डिवाइड बाय x डॉट dx को नेचुरल लॉग ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाता है। आपने इसका चैप्टर 6 जो है ना, ये चैप्टर नंबर जो है आपका 8 अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है ना, जिनके मतलब ये चैप्टर बनते हैं। तो अब यहाँ पर आप इस तरह करेंगे कि ये आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 की फॉर्म में इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। और अब इसके ऊपर लिमिट भी तो लगानी है, 1 और 3 की लिमिट इसके साथ हमारी जो है वो कंटिन्यू चलेगी। और लिमिट किस तरह से आप इसमें लिखेंगे कि पहले लिमिट लिखेंगे हम ऊपर वाली, फिर हम लिखेंगे लिमिट नीचे वाली वैल्यू की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिमिट इस तरह से लिखेंगे हम कि नेचुरल लॉग ऑफ, जहां पर x है इस पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, फिर नेचुरल लॉग ऑफ, ये आपकी नीचे वाली लिमिट आ जाएगी 1 प्लस 1 इस तरह से, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉग 3 और 1 कितने हो गए 4 आ गए, और माइनस में आपके पास होगा लॉग, इसका हो जाएगा 2। और आपको पता है कि लॉग का रूल होता है लॉगरिथम में लॉग a माइनस लॉग b जो होता है, इसको इकट्ठा लिखा जाए तो लॉग a डिवाइड बाई b लिखते हैं। तो इससे हमारा ये वैल्यू बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा, 2 टू द 4 हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है ना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर चेक कर लेते हैं जी। आंसर है फर्स्ट वाले का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का, नेचुरल लॉग ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई डिवाइड बाय 6, और इतना बेस जो है वो 2 इंटू साइन 2x डॉट dx है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको इसी तरह सोल्व कर लेंगे कि 0 और पाई ओवर 6 कर लेते हैं, और साइन का एंगल क्या है 2x, और इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और डॉट dx भी आ गया। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंटीग्रल में साइन एंगल डॉट dx जो होता है ये माइनस में कॉस एंगल प्लस कांस्टेंट होता है। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसके साथ 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, ठीक है। चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 2x जो है वो इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होता है, तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस में कॉस x, ठीक हो गया। और माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो लिमिट 0 और पाई ओवर 6 पे आ जाएगी। और सिंपल आपने माइनस बाहर रखा और कॉस लिख दें यहाँ पर पाई ओवर 6, और माइनस में कॉस आपका हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। तो 6 3 द 18 होता है ना, यानी पाई होता है आपका 180, तो पाई ओवर 6 कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 6 से 30 डिग्री, और बाकी एक 0 ही है, तो ये आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री, और माइनस में cos आपका हो जाएगा 0। cos 30 कितना होता है कैलकुलेटर पे आपको मिल जाएगा, cos 30 आपका होगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, जबकि cos 0 कितना होगा ये आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में cos 0 हो गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, माइनस ये हो गया 1 ओवर 1 कर लेते हैं, इसका लेंगे हम एलसीएम, तो माइनस 5 रहेगा, एलसीएम होगा 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 2 आ जाएगा ना ऊपर, सिंपल। तो अब इसी फॉर्म में रहेगा, ये क्या बनेगा अब देखना पड़ेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम, तो फिर इसका तो आंसर 1 ओवर 2 बन रहा है। बहरहाल हमें देखना पड़ेगा किस चीज की गलती है। cos 30 की वैल्यू थी ना 6 3 18, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही है, ओके। तो एक मिनट रुकिएगा, इसको देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक 1 कैसे आ रहा है, 3 6 18, 6 से 3 है। आई थिंक क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, या अगर बुक वाला आंसर बनाना हो तो फिर क्वेश्चन गलत है। और अगर आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन 8 में देखें एंगल दिया हुआ है पाई ओवर 6, तो 6 ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक कह रहे, ठीक है, तो 30 डिग्री हुआ। तो 30 डिग्री पे अब चेक करते हैं पहले cos 30 की, मैं आपको कैलकुलेटर शो करवा के पहले वैल्यूज को कंफर्म कर लेते हैं कि आपका जो cos 30 है वो कितना होता है। देखें स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो बिल्कुल ठीक हो गया।
और दूसरा आपके पास जो cos 0 वो भी देख लें, cos 0 वो 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि बुक का क्वेश्चन जिसके मुताबिक हमारा आंसर आया बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस कर। 9 इवैल्यूएट इंटीग्रल पाई डिवाइड बाय 2 टू पाई डिवाइड बाय -2 टू पाई डिवाइड बाय 2 है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव की रेंज में। और cos x डॉट dx में हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने पहले क्वेश्चन लिखने हैं कि cos x डॉट dx है और इसकी लिमिट -पाई डिवाइड बाय 2 से पॉजिटिव पाई डिवाइड बाय 2 के दरमियान में है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं ना। और यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं कि इंटीग्रेशन के अंदर cos x डॉट dx की इंटीग्रेशन सिंपल sin x होती है प्लस कॉन्स्टेंट पॉजिटिव के अंदर वो भी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, sin x हो जाएगी सिंपल। और साथ x है तो उसका डेरिवेटिव आपको पता है x का 1 नहीं होता है, तो इश्यू नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव 1 हो रहा है, ओके है। अब ये लिमिट नीचे पाई डिवाइड बाय 2 है और ऊपर यानी दोनों पाई डिवाइड बाय 2 में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है साइन, उसकी एक लिमिट आपने पुट करनी है पाई डिवाइड बाय 2 और माइनस करते हुए दूसरी आपने पुट करनी है साइन माइनस में पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। और मैं अब आपको एक बात बता दूं कि ये आपका है साइन 90 डिग्री और माइनस में ये आपका साइन है माइनस में 90 डिग्री। साइन अपने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया करता है, याद रखिएगा। साइन 90 डिग्री हो गया, माइनस किया तो वो उसने अपना साइन बाहर निकाल के 90 डिग्री बना लिया, ठीक हो गया। अब ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया साइन 90 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे जब आप चेक करते हैं ना तो साइन 91 होता है। सो 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आपका 2 ही है। अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 11 इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 की लिमिट है और क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाय √1 - x² डॉट dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्वेश्चन है 0 to 1 की लिमिट है, 1 डिवाइड बाय √1 - x²। और देखिए ये चीज जो अभी लिखी है ये कुछ देखी देखी लग रही है ना। मतलब आपने देखा होगा कि जब हम डेरिवेटिव लेते थे साइन इनवर्स x का तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय √1 - x² के बराबर आती होती थी ना। इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रल में 1 डिवाइड बाय √1 - x² डॉट dx जो है वो साइन इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स x और अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे 0 और 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 0 और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स और वो आ जाएगा यहाँ पर सॉरी पहले 0 तो नहीं आएगा ना, पहले 1 आएगा और फिर दूसरे में 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले आपको बताया भी है ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे वाली लिमिट पुट करते हैं। और अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन इनवर्स 1 की और साइन इनवर्स 0 की, ठीक है। तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन में देखना पड़ेगा क्योंकि 1 जो होता है ना साइन इनवर्स में ये उलट जाएगा अब काम। तो देखते हैं वैसे इस साइन इनवर्स किसके बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन इनवर्स 0 है ना ये मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से पता करते हैं, मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ फिर हम देखते हैं कि वैल्यूज क्या कहती हैं। लेकिन ये आ गया कैलकुलेटर। अब आपको ये बताना है इस तरह से कि देखिए हमने लिखना है यहाँ पर शिफ्ट साइन इनवर्स आ गया 1, चेक करते हैं कितना 90 डिग्री आ रहा है ना। 90 डिग्री आपका π/2 होता है। अब ये सारे काम उलट चलने हैं इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर चीजें समझ लग जाएगी। देखिए सबसे पहले तो होता है आपका साइन 90 डिग्री पे देखें तो 1 होता है, ठीक है। और जो 90 डिग्री खुद होता है वो π/2 के बराबर होता है, एक चीज हो गई। और जो पाई होता है वो 180 होता है, ठीक है ना। पाई खुद 180 होता है जबकि साइन 0 वो 0 पे 0 ही रहता है। इसका मतलब होता है कि 0 बनता कब है, साइन कब 0 होता है जब वो आपका पाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो या फिर वो 0 रहता है, समझ आ गई आपको। तो इनवर्स में साइन को 0 करने के लिए वो 0 ही रहेगा, इसलिए मुझे उसकी वैल्यू को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा भला, एक मिनट रुकिएगा जरा। एक चीज की ना असल में कंफ्यूजन चल रही है कि वो इनवर्स में 0 ही रहने वाला है और दूसरी वैल्यू में तो मैं मतलब यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको पाई पे होता है, लेकिन पाई तो मैंने नहीं ना लिखना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं ये कहता हूँ या तो पाई 180 हो गया
नहीं तो साइन जो है ना जीरो होता है जब मतलब 0 डिग्री पर जीरो ही रहता है। इसका मतलब होता है कि मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह पे जो इनवर्स की जगह पे ये मेरा क्या बन जाएगा π/2 और ये 0 पे 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर एक ही रहेगा कि मेरा π/2 आंसर आना है, मुझे वो दूसरी वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। π/2 आंसर आ जाएगा, वो दूसरी तो खत्म हो जाएगी ना। साइन इनवर्स में आप जीरो चेक करके, वैसे इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पे कैलकुलेटर शो करवाया, कैलकुलेटर में आप चेक करें कि अगर शिफ्ट साइन इनवर्स जीरो हो रहा हो तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जीरो रहता है, साइन जीरो पे जीरो ही आता है। इस क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि एन इक्वेशन एक ऐसी मसाबात, ठीक है, ये डेफिनेशन तो आपकी उर्दू मीडियम में रहेंगी ना, सॉरी इंग्लिश मीडियम में, उर्दू में नहीं लिख सकते आप। एन इक्वेशन which involves an equation which involves derivatives, ठीक हो गया। अब ये डेरिवेटिव्स हो सकता है या इसको हम ना, और हम इसको कहते हैं डिफरेंशियल कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल्स, ठीक हो गया। इन उसमें अगर आगे इज कॉल्ड लिखेंगे ना, इन नहीं, डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आपको पता हमारे चैप्टर का नाम है। और अभी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी आपको, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटी सी मिसाल देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि dy डिवाइड बाय dx और उसमें +2 भी आ जाता है साथ, ठीक है ना, इक्वल टू 0 है। अभी इसको हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले तो देखें कि ये प्लस में और इसके साथ आप समझ लें कोई वेरिएबल भी लग गया, सही हो गया। और अब हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे एक एग्जांपल है, इस मिसाल के तौर पर एक ये फॉर्म आ गई। ये भी हो सकता है कि x और dy हो जाए, यानी एक वेरिएबल हो इंडिपेंडेंट, उसके साथ डिपेंडेबल आ जाए। ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसका सोल्यूशन नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और उसके साथ dx आ जाए। ये वाली इक्वेशंस जो है ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि उसने बताया कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर कोई डेरिवेटिव आ जाए, जैसे इसमें देखेंगे डेरिवेटिव आया हुआ है dy डिवाइड बाय dx, इसी तरह नीचे भी आप देखेंगे तो ये भी फॉर्म dy/dx ही होती है। अगर मिसाल अगर ऐसा होता है तो dy इधर ही है तो ये dx इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y है तो x इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये भी dy/dx। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव या डिफरेंशियल्स आ जाएं उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, साथ अगर देना चाहें तो ये 2 टिक की हुई एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने लगे हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब हमारा काम सॉल्यूशन का आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था और उसके बाद 5 और उसके बाद 10 है, इसके दरमियान में जो नहीं है ना वो नहीं आपने पूछना नहीं है, क्योंकि वो रैशनलाइज में नहीं है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 4y माइनस 5 दिया गया है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको इसके लिए इंटीग्रेशन आनी जरूरी है। सबसे पहले देखें, ऊपर dy है, नीचे dx है, और राइट साइड पे आप देखते हैं ऊपर 2x है और नीचे 4y वाली वैल्यू, मतलब y वाली वैल्यू को y के साथ रख दें dy के साथ, और x वाली वैल्यू के साथ dx रख दें। इस तरह से करें, ये 4y माइनस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dy के साथ समझ लें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से ये 2x प्लस 3 इधर ही है, वो जो dx है ना उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही हो गया। अब ये पहला काम होता है इसका कि हमने dx और dy को उनकी वैल्यूज असाइन करवा देनी है, सही हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। पहले इसमें लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ओके। अब यही इंटीग्रेशन राइट साइड पे, क्योंकि एक साइड पे करने के साथ साथ आपको दूसरी साइड पर भी अप्लाई
करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड पे, ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेटली अप्लाई करें। इंटीग्रेशन को आपने 4y, साथ की एक्सटेंशन आपको पता लगती है dy की, फिर माइनस इंटेग्रल 5 डॉट dy लग जाएगा आपका, सही हो गया। इसी तरह राइट साइड पे भी इंटेग्रल 2x डॉट dx हो जाएगा और प्लस में इंटेग्रल 3 डॉट dx आ जाएगा। और इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, 4 कांस्टेंट को इंटेग्रल के शुरू में लेके गए तो इंटेग्रल में y डॉट dx y आ जाएगा, और माइनस में 5 कांस्टेंट को शुरू में ले जाए तो अंदर 1 रह जाएगा ना, 5 अंदर 5 और dy हो जाएगा। इनकी कुछ वैल्यूज भी होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटेग्रल x डॉट dx हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट इंटेग्रल 1 डॉट dx हो जाएगा। और यहाँ याद रखिएगा कि इंटेग्रल में 1 डॉट dx इज इक्वल टू, अगर तो x की रिस्पेक्ट से है तो x प्लस कांस्टेंट होता है, और अगर तो इंटेग्रल 1 डॉट dy है तो इसकी रिस्पेक्ट से y प्लस कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, ये एक चीज आपको पता हो जाए। दूसरा आपको पता है कि बाकी अगर तो y है, अगर तो इंटेग्रल y या x उसी की रिस्पेक्ट से है तो आपको पता है कि इसकी पावर अगर 1 है तो पावर में एक ऐड किया जाता है और पावर डिवाइड करके प्लस कांस्टेंट लगाया जाता है। अब हर एक के साथ तो सी नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पर अब आपने ये चीज नोट करनी है। यहाँ पावर रूल भी है, वैसे देखिए इसमें है कि y के ऊपर पावर 1 है, तो अब आपने देखा कि इसकी बेस क्या है y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साथ 1 मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब y की बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में आपने एक ऐड करना है और इसी पावर को आपने डिवाइड कर देना है। अब यहाँ कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कर दें 5 आ जाएगा। y की अब मैंने बताया था 1 डॉट dy की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन जस्ट y हो जाएगी। इक्वल कर लें, राइट साइड पर c लगाया जाता है, लेफ्ट साइड पर c नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, इसकी पावर क्या है 1, इस x का डेरिवेटिव भी 1 होता है, साथ 1 मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं। अब x के साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आपने x की पावर में एक ऐड किया, कोई पावर आपने डिवाइड कर दी, प्लस अब ये 3 आ गया 1 डॉट dx। समझाया भी तो आपको कि अगर उसी के वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हो तो वो x बन जाता होता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बताता हूँ, x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x, y का डेरिवेटिव मतलब आपका आएगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, तो फिर 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी ना। इसके साथ एक्सटेंशन समझें। इसी तरह से डेरिवेटिव में ये पावर रूल, वो आपको पता है कि वहां पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवीजन चलती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एंड हो गया तो आपने कांस्टेंट लगा देना है, इसमें कांस्टेंट लगाएंगे हम, ठीक है। और हाँ एक चीज तो हमारी अभी भी रह गई इसके अंदर, यहाँ भी मुकम्मल कहाँ हुआ है 3 वैसे ही आ गया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखी x होती है, अब हम c लगा देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये हो जाएगा यहाँ पर 4y² डिवाइड बाय 2 माइनस में 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है जी 2x² डिवाइड बाय 2 है और प्लस में 3x है और प्लस c। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2y² माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस c, ठीक हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसकी क्वेश्चन बनानी है ना, मुकम्मल सवाल बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y² माइनस में 5y है, ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 3x, और ये वाला आपका c जो प्लस c है वो इधर आके आपका माइनस c हो जाएगा, ठीक है। किया क्या जाता है, यहाँ पे मैं एक चीज तो भूल ही गया हूँ, x² तो मैंने लिखा ही नहीं, ये कैसे हो गया, मिस्टेक हो रही है ना, x² प्लस 3x प्लस c, ये आप ध्यान दीजिएगा इसमें। हाँ एक आपको बात बता दूं कि हम 2x y को पहले नहीं लिखते होते, हम y को लिखते होते हैं बाद में। तो अगर अपने बुक का आंसर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि ये 0 कर लेंगे, x² प्लस 3x प्लस c ये उधर भेज दें माइनस में 2y² और प्लस में आपका 5y हो जाएगा। अब आपने इसको अरेंज कर लेना है, यानी पहले लिखिए x², फिर लिख लें माइनस में 2y², फिर हो जाएगा आपका प्लस में 3x, फिर आपको प्लस में 5y और प्लस में आपका c इक्वल टू 0। और आप मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ बुक में, आप भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया है और 10 का आंसर है 3। एक सेकंड रुकिएगा, वो एक्सरसाइज के थे, नेक्स्ट पेज पे है।
जस्ट वेट अ मिनट। ये आपका क्वेश्चन 10 का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारे रैशनलाइज एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर y। पहली बात यह कि हमें x और y की वैल्यूज को अरेंज करना है। अभी अपनी असल सही हालत में नहीं है, यानी यहां पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, ओके हो गया ना, और साथ डॉट डी वाई इक्वल टू आप इस तरह लिखते हैं कि कोस स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स। अब आप नोट कर सकते हैं कि y वाली वैल्यू जो कोस स्क्वायर एंगल y है इसको डी वाई के साथ होना चाहिए और एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ। तो इस तरह होगा कि डी, ये आपका जो है ना सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो कोस स्क्वायर वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपका फ्रैक्शनली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो आपका ये एक्स स्क्वायर है ये इधर आकर इसके साथ इस तरह से डिवाइड होगा। ये बात समझ गए आप, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर उधर डिवाइड बाय डीएक्स के नीचे भी डिवाइड हो सकता है, ये साइड पे 1 डिवाइड बाय की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से कोस स्क्वायर वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 ओवर कोस स्क्वायर आपको पता है कि सीकंड स्क्वायर वाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स होता है ये सीकंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये। साथ ही आपका डी वाई आ गया इक्वल टू एक्स की पावर आपकी हो गई -2 और साथ आपका आ जाएगा dx। अब आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने इंटेग्रल यानी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है बोथ साइड पे। सो अप्लाई द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये मैंने लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर दी, इसी के साथ ही यहाँ पे राइट साइड में भी अप्लाई कर दी है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एंगल होती है। एंगल y विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx 1 नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आपकी सीकंड स्क्वायर एंगल की इंटीग्रेशन हो जाएगी टेंजेंट एंगल, ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आपका x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1। अब इसकी पावर में आपने एक ऐड करना है, पावर ही डिवाइड कर देनी है और प्लस आपने कांस्टेंट लगा देना है, दैट्स इट। उसके बाद आप देखेंगे ये टेंजेंट y इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास होगी x की पावर -1, नीचे भी आ जाएगा -1 और प्लस में आपको हो जाएगा c, ठीक हो गया। और अब अगर देखेंगे तो ये माइनस में वैल्यू बन रही है, यानी टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस में x की पावर -1 है और प्लस में हमारे पास c है। अब जरा इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है जो कि रैशनलाइज का छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 का आंसर है टेंजेंट y। हाँ, अब ये वैल्यू यहां पर माइनस हो रही थी ना, तो टेंजेंट y माइनस वाली वैल्यू को इधर लाके प्लस x की पावर -1, ठीक है, और c की वैल्यू को आप ना लेके जाएं, इक्वल टू c ही रहने दें। अब बुक के मुताबिक ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2-4 सवाल ही होते हैं, तो क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ऊपर वाले फॉर्म को भी रहने दिया जाए तब भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ भी लें। कोई भी क्वेश्चन के लिए, क्वेरी के लिए कमेंट कर दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसको ना हमने सोल्व करना है, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें जैसे हम फैक्टराइज करते थे ना, तो पेयर्स बना रहे होते थे, उस तरह पहले फॉर्म बना लें ताकि हम इसको dy और dx यानी x और y अलग अलग कर सकें। कैसे करेंगे देखें, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पेयर्स बना लें, यानी 1 प्लस एक्स और प्लस वाई प्लस एक्स वाई ही रहने दें। एक पेयर इनका बन जाएगा, एक पेयर इनका बन जाएगा, सही हो गया। तो इस तरह आपने क्या करना है कि dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं ली तो ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है, और प्लस इनमें आपने जो कॉमन लिया देखे दोनों में y मुश्तरिक है, y को बाहर निकालना तो अंदर क्या बढ़ जाएगा हमारा, इसका 1 हो गया, प्लस y निकल चुका है तो x रह जाएगा। अब आप ये देखें दोनों में कौन सी चीज मुश्तरिक है। आपको पता है कि 1 प्लस एक्स दोनों में आ गया ना, तो 1 प्लस एक्स दोनों में आ गया। बचा क्या हमारे पास 1 प्लस वाई,
सही हो गया। देखो फैक्टराइज का तरीका यूज करें। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि ये डी एक्स जो है वो उधर भेज दें और 1 प्लस वाई को इधर ले आए, या एक स्टेप और बढ़ा लें कि डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डॉट डी एक्स आ गया। अब डॉट डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी, वाई नहीं। वाई को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो हम इसको 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई लिख लेते हैं, साथ डॉट डी वाई हो जाएगा। इधर हमारे पास 1 प्लस एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स ही रहेगा। अब पता है आपको कि यहां तक हमने डी वाई के साथ वाई की वैल्यूज और डी एक्स के साथ एक्स की वैल्यूज रख लेते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये इस तरह से ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड पे, सेम एज इट इज 1 इंटीग्रल में 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, नहीं तो अभी एक और स्टेप होता है, जैसे कि इंटीग्रल में 1 प्लस वाई, वाई की का डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया ना, डॉट डी एक्स डी वाई आ गया। इसी तरह से यानी कि नीचे आप इसका बेस का डेरिवेटिव लेकर देखेंगे, 1 डिवाइड बाय एक्स की फॉर्म होती है, तो करते होते हैं ना 1 डिवाइड बाय एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। या आपने डेरिवेटिव में पढ़ा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, सो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। एक कॉमन सेंस है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की आपस में रिलेशनशिप क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 1 डिवाइड बाय, अब आप यहां पर देखेंगे 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो 1 डेरिवेटिव आ गया, तो नो प्रॉब्लम। इसी तरह यहाँ पे आपने 1 डॉट dx अलग कर लेना है और प्लस में इंटीग्रल x डॉट dx अलग कर लेना है। ठीक हो गया। अब हम कर सकते हैं कि ये आपको पता है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ एंगल आ जाएगा, जो कि 1 प्लस वाई होता है। इक्वल कर लेते हैं, इस साइड पे हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होती है, प्लस इस x का पावर क्या है 1, साथ बेस का डेरिवेटिव क्या है 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो उसकी पावर में आपने एक ऐड किया, वही पावर आपने डिवाइड करके प्लस कांस्टेंट लगा दिया। सही हो गया। अब फाइनली हम देखेंगे यहां पर हमारे पास नेचुरल लॉग में आ रही है ना वैल्यू, तो नेचुरल लॉग ऑफ इस तरह ब्रैकेट लगा लें या 1 प्लस वाई इस तरह लिख लें, कोई मसला नहीं है। x आ गया प्लस, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और प्लस में आपके पास है c। इसको अरेंज कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। और अब मुझे इसका आंसर देखने दें, क्वेश्चन नंबर 13 नेचुरल लॉग ऑफ इनटू, ये बिल्कुल सही है, बल्कि बुक में भी इसने यही आंसर डिक्लेयर किया हुआ है, जो अब मैं बताऊं आपको ये भी आंसर है, तो इशू नहीं है। आप लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बुक x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर है, तीनों ही आंसर है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन का नोट भी कर लें, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में क्यूरी के तौर पर कमेंट कर दीजिएगा जी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 जो कि रैशनलाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर x dy डिवाइड बाय dx प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें cos स्क्वायर x dy और dx। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि dy हमें लेफ्ट साइड पर ही रखना है, तो आपने क्या करना है cos स्क्वायर x dy डिवाइड बाय dx को इधर ही रहने दें, प्लस में जो आपका cos स्क्वायर y है ना, चाहे वो y में है, हम बाद में ले आएंगे उसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर x dy इज इक्वल टू माइनस में cos स्क्वायर y के साथ यहाँ पर dx लग जाएगा। अब आपने जगह बदलनी है, x की वैल्यू dx को चाहिए है, y की वैल्यू y dy को चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका जो y है ना, जो cos स्क्वायर y है, उसको आपने इस साइड पर लेके आना है। माइनस के साइन को फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस को ना लेके जाएं, आप ये cos स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर y डॉट dy बन जाएगा। इसी तरह से ये cos स्क्वायर x उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस तो रहने दें, cos स्क्वायर आपका जो है ना x डॉट dx हो जाएगा। अब देखिए जरा कि क्या dy के साथ y वाली वैल्यू है या dx के साथ dx वाली वैल्यू है, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक फॉर्म आपको पता भी है, जो कि हम जानते हैं कि सीकन स्क्वायर x इक्वल टू 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x होता है, तो उलट कर लें तो वो तो सीकन स्क्वायर बनेगा ना, 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर y आपका क्या हो जाएगा सीकन स्क्वायर y डॉट dy हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस तो है, ये 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा
ये भी आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद अगला स्टेप होता है कि हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर। सो अप्लाई द इंटीग्रेशन इंटीग्रल सिंबल ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, माइनस को चाहे तो शुरू में लगे, हमें माइनस की जरूरत नहीं है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। और आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट ही होगी इक्वल टू माइनस में आपका ये भी हो जाएगा टेंजेंट पे x, बाकी तो खत्म हो गया, प्लस में सिर्फ c रह जाएगा। c को नहीं हम लेके जाएंगे, ये वैल्यू उधर भेजते हैं, सो टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है। अब जरा मैं इसका बुक में आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 14 टेंजेंट y प्लस टेंजेंट x इक्वल टू c। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सारे इसके अच्छी तरह से आपने सोल्व करने हैं। प्लेलिस्ट में आपको बाकी पिछले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन इज ओड। फोरियर सीरीज में अगर आपका कोई फंक्शन ओड हो और वो भी ओड इंटेग्रेबल, ठीक है, ओड जिसमें माइनस पाई और पाई की फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। फिर से सुने, एक फंक्शन जो ओड इंटेग्रेबल ऑन माइनस पाई और पाई में हो, देन विच कोफिशिएंट एग्जिस्ट। इसमें जो कोफिशिएंट बनेगा कौन सा कोफिशिएंट होगा, और इसके बारे में हमें पता चलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओनली जब इस केस में ओड इंटेग्रेबल आ जाए, ठीक है ना। ये दो सवाल होंगे, एक इवन केस में एक ओड केस में। तो ओड केस में सिर्फ और सिर्फ b की पावर n, b की बेस n, सॉरी, वो जो आपने फोरियर सीरीज में पढ़ा bn sin nx, ठीक है ना, तो उसके शुरू में जो bnx bn है ना, bn, वो यही सिर्फ आपका एग्जिस्ट करता है। तो ओनली b की बेस n एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट होती है। एंड और आपका जो है ना a बेस 0 या a n जो कोस nx के साथ लगता है वो आपका 0 हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ओड इंटेग्रेबल हो और माइनस पाई और पाई की केस में कोफिशिएंट जो होता है ओड इंटेग्रेबल का, वो b की बेस n जो होती है यही एग्जिस्ट करता है कोफिशिएंट, ठीक है। a नोड और a n जो होता है ये इक्वल टू 0 हो जाते हैं, दोनों के दोनों। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सिर्फ इतना से ही क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फोरियर कोफिशिएंट है ये, ठीक है ना। फोरियर सीरीज में आप फोरियर कोफिशिएंट की बात हो रही है। अभी हमने पीछे दो क्वेश्चंस पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें ओड जो है इंटेग्रेबल कोफिशिएंट इसमें से हमने फाइंड किया, और इवन इंटेग्रेबल में से। तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर फोरियर कोफिशिएंट। ये फोरियर कोफिशिएंट क्या होता है, बेसिकली कोफिशिएंट कांस्टेंट को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बात होती है कांस्टेंट की, और कांस्टेंट 3 तरह के देखे गए थे, ए की बेस 0, ए की बेस n, बी की बेस n, और इवन और ओड केस में इंटेग्रेबल में आपने देखा, ओड इंटेग्रेबल में जो एग्जिस्ट रखता है कोफिशिएंट वो कांस्टेंट था आपका बी की बेस n, ठीक है। जबकि इवन केस में जो इंटेग्रेबल आपका जो कोफिशिएंट एग्जिस्ट रखता है वो ए की बेस 0 और जो आपका क्या कहते हैं ए की बेस n ये रखती हैं, ठीक है। मतलब अब वो 3 कोफिशिएंट्स थे, आपको याद होगा, वो सॉरी 3 कांस्टेंट थे, जिनमें एक a की बेस 0, एक a की बेस n, एंड द थर्ड वन इज b की बेस n। इसमें b की बेस जो है n ये ओड केस में एग्जिस्ट होती थी कोफिशिएंट, और इवन में ये पहले दोनों होते थे, ठीक हो गया ना। इन तीनों को कांस्टेंट के बारे में है कि एक कांस्टेंट a की बेस 0, a की बेस n एंड b की बेस n प्रेजेंट अगर मौजूद हो, ठीक है, प्रेजेंट कहते हैं जिसे, ठीक है ना, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कह रहे हैं, आप प्रेजेंट बोले, प्रेजेंट नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट में तो किसी चीज को रिप्रेजेंट करना या जो भी है ये प्रेजेंट होगी, यानी मौजूद है, इसमें जो मर्जी आप समझ लें। तो ये तीनों कांस्टेंट अगर मौजूद हो इन दी फोरियर सीरीज,
सिंपल सी बात है कि अगर आपके ये तीनों कांस्टेंट अगर फोरियर सीरीज में मौजूद होंगे, दैट्स आर कॉल्ड, तो हम इन तीनों कांस्टेंट की बेस पर फोरियर सीरीज को फोरियर कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों फिर आपके अगर किसी फोरियर सीरीज में मौजूद हैं, ठीक है, तो इन्हें फोरियर कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना, ये फोरियर कोफिशिएंट बन गए। बस ये बात आपको एक्सप्लेन करनी थी। और ये तीनों आपको पता है इवन इंटेग्रेबल और ऑड इंटेग्रेबल के कोफिशिएंट में भी इनके एग्जिस्ट होने के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस डेफिनेशन को सिंपल सी है, याद कर लेंगे, कांस्टेंट ए बेस 0, ए बेस m एंड b बेस m, अगर ये तीनों प्रेजेंट इन दी फोरियर सीरीज आर कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट्स। सिंपल हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लीजिए जी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, जो भी फॉर्मूला होगा मैं यहां पर आपको साथ लिखवाऊंगा और जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपने खूब ऐसे ही करना है। ठीक है, रफ वर्क नहीं छोड़ना आपने, इसका वो भी साथ लिखना होता है, पेपर में भी लिखा जाता है। अब पहला सवाल क्या कहता है, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट के। अब बात क्या हो रही है कि कांस्टेंट के जो है उसकी आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले इक्वल लगा दें। ठीक है, और जब लैपलेस की बात की जाती है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आपने लैपलेस के लिए इस तरह एल लिख देना है। ठीक है, जब आप लैपलेस के लिए इस तरह एल लिख लेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आपने किसका लैपलेस निकालना है, कांस्टेंट के का। सो के इज अ कांस्टेंट, तो आपने यहां पर के कांस्टेंट का लैपलेस निकालना है। अब मैं अगर आपसे कहूं के साथ कुछ भी नहीं है, 1 हो सकता है ना, अब के कांस्टेंट को लैपलेस से बाहर निकाल दें और लैपलेस में अब आपके पास अंदर कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। के बंदा 1 हो सकता है ना, सॉरी के बंदा के, सही है, तो यहां पे 1 रह जाएगा। चूंकि अब आपको रूल्स बताने हैं तो पहला रूल याद रखिएगा, ये पहला रूल है, मैं साथ साथ बताता रहूंगा, ये रूल पहला है, याद रखिएगा। इस रूल में आपने जब भी लैपलेस किसी 1 कांस्टेंट का लेना है, 1 का, सिर्फ 1 की बात हो रही है, तो ये आपने 1 डिवाइड बाय एस रखना है। याद रखिएगा, जब भी लैपलेस 1 का लिया जाएगा 1 डिवाइड बाय एस ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अब यहां पर आपको पता चला कि के वैसे ही आ गया, 1 का लैपलेस क्या हो गया, ये आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1 डिवाइड बाय एस रखा जाता है, चाहे तो ब्रैकेट्स लगा ले। सो के 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो के डिवाइड बाय एस, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ लग गई होगी। ये लिखना मत भूलिएगा, जितना ज्यादा इसको लिखेंगे, रफ वर्क को लिखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में सोल्व हो सकेगा। और आप ये बार बार लिखेंगे तो आपको रूल्स याद रहेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है, ज़हन में रखिएगा। जब भी लैपलेस आपने 1 का लिखना है तो 1 डिवाइड बाय एस रखना है। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। नोट भी कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिए जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस करना है और क्वेश्चन है, व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 70, यानी कि लैपलेस फाइंड करना है और क्वेश्चन क्या है, साइन, और इसका एंगल है 70। ठीक हो गया, एक बात तो ये हमें समझ लग। यहां पर अब एक नया रूल आ जाएगा, रूल नंबर 4। बेसिकली तो 5 बनेगा, लेकिन हमारी तरतीब के मुताबिक मैं जैसे जैसे रूल्स बता रहा हूं याद कीजिएगा, जो जो यूज जिस तरह से होंगे मैं बताता जाऊं। तो रूल नंबर आपका 4 यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब भी लैपलेस में साइन ओमेगा, ओमेगा कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे इसमें ओमेगा टी 7 है तो ओमेगा टी आ जाए, तो इसके लिए अब साइन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, साइन का कॉन्सेप्ट होता है ओमेगा डिवाइड बाय, मैं इसको कंफर्म भी करूंगा साथ साथ, आपकी बुक में लिखा हुआ है, साइन के लिए होता है ओमेगा डिवाइड बाय, यानी जो कांस्टेंट होगा उसको लिखे डिवाइड बाय एस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। जस्ट इतना सा काम आपने करना होता है। सो मैं अगर आपको यहां पे कहूं, चूंकि हमारा जो ओमेगा है वो 7 है, ठीक है ना, बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो आप यहां पर इस फॉर्मूले की बेस पर साइन ओमेगा टी साइन 70, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे जी बताएं,
आप यहाँ पर ओमेगा की जगह पे जस्ट वैल्यू बदलने वाले हैं ना, आप यहाँ पे लिखेंगे 7, ये ओमेगा की जगह पे हमने 7 लिख दिया और डिवाइड बाय एस स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरह भी रहने दें तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको 7 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 49 भी लिख दें तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपनी बुक में क्वेश्चन का आंसर जरूर चेक कीजिएगा। और जहां तक मेरे इल्म में है कि आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, शॉर्ट में गया और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, बिल्कुल ठीक है, एस के प्लस 49 ही है मेरे पास, ठीक है। और कई बुक्स में हमने देखा तो आंसर गलत लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। रूल आपने समझ लेना है, अगर साइन ओमेगा टी आ जाए तो ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर होता है। अगर यही कोज हो जाता है ना फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर एस डिवाइड बाय में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह आगे देखेंगे, एस में आएगा या 1 में आएगा, मैं एक सेकंड देखेगा, एस में ही आएगा बिल्कुल। बहरहाल हमें उसका काम मकसद नहीं है, जब तक वो आएगा फिर यूज करेंगे। 4 रूल्स हो गए हैं, 4 रूल्स को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की भी अगर समझ लग गई है तो ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर कोई इशू है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, इफ लैप्लेस e की पावर at इक्वल टू 1 माइनस s माइनस a, सॉरी 1 डिवाइड बाय s माइनस a। और ये चीज आपको याद होगा, ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है और ये रूल नंबर 3 था आई थिंक आपका, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। देन व्हाट विल बी द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसमें 2 पार्ट है तो हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा। तो e की पावर माइनस 40 सही है। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि मैंने आपको रूल नंबर 3 करवाया था जिसमें हमारे पास था लैप्लेस e की पावर ct, इसी तरह से है ना, at हो ct हो कुछ भी हो जाए, और 1 डिवाइड बाय s माइनस c आ गया, ठीक हो गया ना। यही रूल फॉलो करते हुए अब यहां पर उसने at दिया हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं वैल्यू में फर्क सिर्फ यह है कि आपके पास a की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है ना। आपके पास a की वैल्यू यानी इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू रूल जो इसने दिया है उसके मुताबिक लैप्लेस में e की पावर है at और इक्वल टू 1 डिवाइड बाय s माइनस a आएगी, ठीक है ना। अब इसको फॉलो कर लें। सो a की जगह पर आपके पास, लेकिन पहले हमें इसको फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 पार्ट जो है लैप्लेस e की पावर -4t, यहां तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है आपका, -4 आ रहा है, सही है। सो अब जब हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो जहां जहां पे a होगा वहां पे वैल्यू बदली जाएगी। सो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय s माइनस a की कीमत क्या आएगी यहाँ पे, -4, सही है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाय s वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस में 4 आ जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, सही हो गया। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा।